हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके कैसे हम किसी क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट मीन्स डेरिवेटिव का यूज करके हम किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन करें कि हमारा ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो आज जो है इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और उसमें जो है डेरिवेटिव का यूज कैसे करते हैं कि डेरिवेटिव का यूज करके हम किसी फंक्शन को डिफाइन करें कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इंक्रीजिंग क्या है और डिक्रीजिंग क्या है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब चलिए इसके लिए एक हम जो है जाना पहचाना फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पैराबोला का इक्वेशन है और ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। इसका शेप कैसे होता है? इसका शेप है इस तरह से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका शेप। तो ले लिया हमने जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है एक फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हमें समझना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है कैसे डिफाइन होता है कि हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। उसको समझने के लिए हमने जो है एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको हम पिछले क्लासेस में जानते हैं कि यह जो है एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और इसका शेप यही होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, अब इधर जो है ये क्या है? ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे x 0 और y 0 होता है। सपोज कीजिए कि x के एलॉन्ग जो है 1 डिस्टेंस पे ये 1 है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू क्या होगा? तो x इज इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका f1 मीन्स y। फिर अगर x इज इक्वल टू ये 2 हो तो 2 पे y का जो है वैल्यू है ये क्या होगा आपका? f2। ठीक है, ऐसे ही अगर ये 3 हो, x का वैल्यू क्या हो? 3 हो, तो हमारा y क्या होगा? f3 होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है 1 2 3, y का वैल्यू भी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 था तो ये f1, फिर 2 तो f2, तो हमारा वैल्यू क्या हुआ? f1 से वैल्यू इंक्रीज होकर के f2 हो गया। तो जैसे जैसे x को हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे जो है y हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हमारा जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पोर्शन में राइट साइड पोर्शन में हमारा फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम जो है लेफ्ट साइड में अगर -3 हो, x का वैल्यू इंक्रीज करे, सपोज करें कि x का वैल्यू -3 था, तो उस कंडीशन में y का वैल्यू जो है f3 है, f-3। ठीक है, फिर हमारा f-2 हो x का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू f-2। ठीक है, फिर हमारा f-1 हो x, तो y हमारा रहेगा f-1। क्लियर कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है
जैसे जैसे x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए -3 से बड़ा होता है -3 से बड़ा होता है -2 और -2 से बड़ा होता है -1 -1 से बड़ा है 0। तो जैसे जैसे x का वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं y हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब x को इंक्रीज करने पर y का वैल्यू जो है डिक्रीज करे, दैट मीन्स y जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? तो समझ रहे हैं कि इंक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कि जैसे जैसे x का वैल्यू हम इंक्रीज करें, जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज करें, y का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए x इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू 1, अगर x इज इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, अगर x इज इक्वल टू 3 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। दैट मीन्स x इंक्रीज करने पर y हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट मीन्स जो ग्राफ हमारा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व का, उसके राइट साइड वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, और यहां पे जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं और तो y हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। x का वैल्यू -3 रखें, -3 तो y क्या मिलेगा आपका, -3 का होल स्क्वायर 9। अगर x इज इक्वल टू -2 रखें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -2 का होल स्क्वायर 4। x इज इक्वल टू -1 रखें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम x इंक्रीज कर रहे हैं y हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? क्लियर? समझ गए इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है? कि जैसे जैसे x को इंक्रीज करें, y अगर हमारा इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हमारा क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब x को इंक्रीज करने से y हमारा डिक्रीज हो तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर? क्लियर? मोटा मोटी समझने के लिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मीन्स क्या होता है, तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मीन्स यही होता है कि इसको अपने दिमाग में बैठा है कि जैसे जैसे x का मान इंक्रीज करें, अगर y का भी मान इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में हमारा इंक्रीजिंग होगा, और जब x को जो है इंक्रीज करने पर y डिक्रीज होता है तो उस तरह से हमारा जो है फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर? क्लियर? अब जो है मैथमेटिकली बुक का जो डेफिनेशन है, जो बुक का डेफिनेशन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसी चीज को सिस्टमेटिक करके लिखा हुआ है। तो उसको देख लें कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी एंड इंटरवल ए बी इज सेट टू बी increasing function if x1 greater than x2, this implies that f x1 greater than equal to f x2 for all x1 x2 belongs to इंटरवल ए बी। क्लियर? अभी हमने बताया कि जब x को इंक्रीज करें, y को तो हमारा y क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमने फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, x1 और x2। क्या है, x1 एंड x2। तो x1 हमारा वैल्यू अगर 1 ले लें, x2 हम क्या ले लें, 2 ले लें, तो हमारा वैल्यू x1 क्या हो रहा है, x1 जो है, अगर x1 जो है और x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाई दैट f x1 लेस देन इक्वल टू f x2। ठीक है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए बी। क्लियर? तो x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 1 ले लें तो हमारा क्या है इस कंडीशन में, x1 लेस देन x2 है। ठीक है, अब हम y फाइंड आउट करें तो y क्या होगा हमारा 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और हमारा y2 क्या होगा 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो देखिए, तो x1 लेस देन x2 दैट मीन्स 1 लेस देन 2 लेने पर 1 लेस देन 2
दैट मीन्स x1 लेस देन x2, ठीक। तो उस कंडीशन में हमारा क्या मिल रहा है, f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2), ठीक है। देखिए ये हमारा f(x1) है, ये क्या है, f(x2) है, ठीक है। तो f(x1) लेस देन f(x2). तो पिछले जो पिछला फंक्शन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें हमने आपको वही चीज बताने का प्रयास किया है कि जब x1 हमारा इंक्रीज हो, x1 क्या हो, इंक्रीज हो, तो y भी हमारा क्या होगा, x इंक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा। तो दैट मीन्स उसका अपोजिट क्या होता है कि x डिक्रीज होगा तो y भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें तो ये डेफिनेशन मिलेगा क्या, x2 ग्रेटर देन x1। मान लीजिए कोई वैल्यू हमने ले लिया x2 ग्रेटर देन x1, अभी हमने लिया था कि 2 ग्रेटर देन 1, तो 2 ग्रेटर देन 1 पे f2 ग्रेटर देन आया था f1, तो ये हमारा है। दैट मीन्स कि अगर हमारा दो वैल्यू x1 x2 में अगर x1 ग्रेटर देन x2 हो तो उस कंडीशन में f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) हो, दैट मीन्स हमारा गिवन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, कि इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है किसी इंटरवल ए बी के लिए, किसी इंटरवल ए बी पे हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड हो तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब x1 ग्रेटर देन x2 के लिए, दैट मीन्स x को इंक्रीज करें तो हमारा वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर x को डिक्रीज करें तो हमारा y का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। अब एक टर्म यूज होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सेम वही होता है कि अगर कोई हमारा फंक्शन f(x) डिफाइंड हो, इज डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी इज सेड टू बी, f(x) is defined on interval AB is said to be strictly increasing function if x1 greater than x2, this implies that f(x1) greater than f(x2). इसमें इक्वल का साइन नहीं होता है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारा वो इक्वल का साइन नहीं होता है। सेम डेफिनेशन होता है कि f(x1) ग्रेटर देन f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, ठीक है। और x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाई दैट f(x1) less than f(x2) for all x1 x2 belongs to open interval AB। क्लियर कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि जैसे जैसे x को अगर इंक्रीज करे, जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है वो भी इंक्रीज करता हो, तो उस कंडीशन में वो हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और जब हमारा x को बढ़ाने से, x को इंक्रीज करने से जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है वो डिक्रीज करे, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो चलिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेफिनेशन लिखें, नोट कर लें इसको। तो ये हमारा जो डेफिनेशन है उसको फर्स्ट कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ले करके हमने वेरीफाई किया है कि जैसे जैसे x को इंक्रीज कर रहे हैं y हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो उसी को हम सिस्टमेटिक वर्ड में लिखे हैं यहाँ पे कि इंक्रीजिंग फंक्शन वह फंक्शन होगा, ऐसा फंक्शन होगा जो कि आप x को जब इंक्रीज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, और x को डिक्रीज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐस कंडीशन में हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमारा क्या होता है कि इक्वल का सिंबल नहीं होता है, क्लियर। तो f(x1) ग्रेटर देन f(x2), f(x1) लेस देन f(x2), नोट कर लें। तो समझ गए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। अब हमें डिफाइन करना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सेम डेफिनेशन है,
थोड़ा सा केवल चेंजिंग है इसमें कि अगर इसको यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख दें, डिक्रीजिंग, देखिए ध्यान से देखिए, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड इज डिफाइंड ऑन ए बी इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 ग्रेटर देन x2 एफ x1 लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, अभी हमने बताया आपको कि जब x का वैल्यू इंक्रीज करे तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब जब वैल्यू x1 ग्रेटर देन x1 लेस देन x2 हो, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a b। तो डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन में यही है कि जब x को इंक्रीज करे, y का वैल्यू भी इंक्रीज करे तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और जब हमारा जो है कोई फंक्शन डिफाइंड हो ऑन इंटरवल ए बी के लिए, और तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे जब x का वैल्यू जो है हमारा डिक्रीज करने पर y इंक्रीज होता हो, या x को इंक्रीज करने पर y डिक्रीज होता हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो हमारा इक्वल का सिंबल है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इज डिफाइंड एंड इंटरवल ए बी इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ, ठीक है, क्लियर, कि x को जब इंक्रीज करें तो y डिक्रीज करे, या x को डिक्रीज करें तो y इंक्रीज करे, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जब x का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो y का वैल्यू भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब x का वैल्यू जो है हम डिक्रीज करें और y का वैल्यू इंक्रीज हो, या x का वैल्यू इंक्रीज हो और y का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा y जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर। तो चलिए अब जो है देखते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ये हम लोग समझ गए कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है और इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, उसका सेम कॉन्सेप्ट है कि x को इंक्रीज करें तो y का वैल्यू भी इंक्रीज करें, तो उस कंडीशन में हमारा जो है y क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और जब x का वैल्यू इंक्रीज करने पर y का वैल्यू जो है डिक्रीज करे, तो उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर क्लियर। तो चलिए अब देखें, दो टर्म जो है हम तीन टर्म लिख रहे हैं, तीन वर्ड जो है आपके सामने हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। एक है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग, और दूसरा लिख रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, और एक लिख रहे हैं नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग। इन तीनों में, इन तीनों वर्ड में ये बताएं कि तीनों वर्ड जो है में कौन से ऐसे दो वर्ड हैं जो कि सेम है और एक डिफरेंट है। ठीक है, तीन जो वर्ड हमने जो है आपके सामने बोर्ड पे लिखा है कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग में दो ऐसे कौन से वर्ड हैं जिसका कॉन्सेप्ट जो है एक ही है और एक जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट का है। ठीक है, तो इसमें जो है देख रहे हैं, अभी हमने बताया कि शायद आप लोग गेस भी कर लिए हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड वर्ड है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बोथ हैव सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वही होता है कि जैसे जैसे x का वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, हमारा y का भी वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में हमारा इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर। और नॉट डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि फंक्शन कह रहा है कि हम जो है डिक्रीज नहीं करेंगे, किसी कंडीशन में डिक्रीज नहीं करेंगे, भले हम बढ़े चाहे ना बढ़े लेकिन डिक्रीज नहीं करेंगे, तो ऐसा फंक्शन जो है हमारा क्या होता है, नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। जैसे आप देखें, जैसे फंक्शन देखें, ये आपका फंक्शन है का ग्राफ हम बना रहे हैं।
ग्राफ बना रहे हैं। अब ग्राफ में जो है दिखा रहे हैं आपको कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, अब जो है एक ग्राफ इस तरह से है, ग्राफ क्या है हमारा इस तरह से है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। fx का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, y मीन्स fx का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और नॉट डिक्रीजिंग मीन्स, मान लीजिए कि एक हमारा इस तरह से फंक्शन है गिवन कि यहां से यहां तक इंक्रीज किया, फिर हमारा जो है यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे कोई इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक, फिर यहां से जो है इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहां से यहां तक फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, फिर यहां कांस्टेंट है कुछ इंटरवल के लिए, कुछ इंटरवल पे, कुछ इंटरवल, सपोज कीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, तो 1 to 2 इंटरवल में ये हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कांस्टेंट है। आफ्टर देन ये 2 के बाद हमारा फंक्शन क्या है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। तो इस फंक्शन को, इस टाइप के फंक्शन को हम नॉट डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो नॉट डिक्रीजिंग मीन्स इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लगातार फंक्शन का हमारा क्या होगा कि जैसे जैसे जो है x को इंक्रीज करेंगे y का हमारा वैल्यू जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, नॉट डिक्रीजिंग में केवल यही है कि नॉट डिक्रीजिंग मतलब हम कभी जो है डिक्रीज नहीं करेंगे, कभी डिक्रीज नहीं करेंगे, लेकिन हम कांस्टेंट रह सकते हैं, कांस्टेंट रह सकते हैं। तो नॉट डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में यही होता है। ठीक है, कि नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता है। नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन हो, फिर आफ्टर देन जो है हमारा क्या है, इंटरवल में कांस्टेंट फंक्शन हो, और उसके आगे भी हमारा जो फंक्शन जो है कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा हो, उसका y का वैल्यू x को इंक्रीज करने पे, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्लियर कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। क्लियर, चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चंस जो है लेकर के बायोलॉजिकली लॉजिक से हम ये प्रूफ करें कि हमारा ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, और लॉजिक हमारा क्या है, लॉजिक हमने जो है लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है हमने जो है डिफाइन भी किया कि अगर x को इंक्रीज करें तो y का वैल्यू हमारा इंक्रीज हो तो उस कंडीशन में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जब x का वैल्यू इंक्रीज करने पर y का वैल्यू डिक्रीज हो तो उस समय हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसी लॉजिक को लेकर के जो है हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि कौन सा फंक्शन जो है, कैसे हम देखें कि हमारा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका कि शो दैट द फंक्शन fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on R। ठीक है, कोई फंक्शन हमारा गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है, तो उस फंक्शन का हमें चेक करना है कि वो फंक्शन हमारा जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन क्या गिवन है, fx इक्वल टू 3x प्लस 17, किस पे डिफाइन है, रियल नंबर के लिए। तो fx इज इक्वल टू हमारा गिवन है, fx मीन्स y, ठीक है, 3x प्लस 17। अब जो है हम क्या करें कि x1 x2 जो है दो रियल नंबर ले लें, क्योंकि रियल नंबर का हमारा जो है इंटरवल में ये हमारा fx डिफाइन है, fx जो है रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो x1 x2 जो है हम ले लें। अब जब x1 हमारा अगर सपोज करें कि x2 से ग्रेटर हो, x1 जो है हमारा ग्रेटर हो x2 से, तो अगर x1 x2 से ग्रेटर है तो बायोलॉजिकली हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो इक्वलिटी में हमने जो है आपको बताया था कि जब किसी भी स्केलर से इक्वलिटी में मल्टीप्लाई करें दोनों साइड में, तो इक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x1
इज ग्रेटर देन 3x2। ठीक है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 है। इसे हमें जो है दिखाना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और ये फंक्शन हमारा किस पे डिफाइन है, रियल नंबर पे डिफाइन है, रियल नंबर पे डिफाइन है। ठीक है, तो x1 और x2 हम ऐसा रियल नंबर ले रहे हैं जिसमें कि x1 जो है x2 से ज्यादा है। ठीक है, हमने जो है ले लिया ऐसा नंबर x1 और x2 जिसमें कि x1 जो है ग्रेटर देन x2 है। ठीक है, अब जो है जब x1 ग्रेटर देन x2 है तो उसमें जो है इक्वेलिटी के प्रॉपर्टी से उसमें 3 स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो 3x1 ग्रेटर देन 3x2 होगा। क्लियर। अब बाई प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वेलिटी हम क्या कि किसी भी इनइक्वेलिटी में अगर हम जो है सेम स्केलर को सम करें या माइनस करें तो क्या है यहाँ पे 17, अगर माइनस करें या प्लस करें तो उस कंडीशन में भी इक्वेलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो जो ग्रेटर देन का इनइक्वेलिटी है वो सेम है। ठीक है, क्लियर। इस कंडीशन में अब देखें 3x1 प्लस 17 क्या है, 3x1 प्लस 17, अगर x को x1 से रिप्लेस करें तो ये हमारा जो है fx1 है, अगर x को x2 से रिप्लेस करें तो ये हमारा fx2 है। तो इस कंडीशन में हमारा हो गया ये fx1 इज ग्रेटर देन fx2। ठीक है, तो अभी हमने बताया डेफिनेशन में बताया कि fx हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड हो ऑन इंटरवल a b, ठीक, और x1 ग्रेटर देन x2 हो तो दिस इंप्लाई दैट fx1 ग्रेटर देन fx2 आ जाए। जब x को इंक्रीज करें तो हमारा जो है fx का भी वैल्यू इंक्रीज हो, x को डिक्रीज करें तो fx का भी वैल्यू डिक्रीज करे तो उस कंडीशन में हमारा fx जो होता है क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो गया आपका कि fx हमारा जो है गिवन था कि fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17, तो हमने x1 x2 जो है रियल नंबर में ऐसा लिया कि x1 ग्रेटर देन x2 हो तो क्या मिल गया fx1 ग्रेटर देन fx2, तो हमारा फंक्शन हो गया fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और बायोलॉजिकली और जो हमने अभी आपको डेफिनेशन बताया उसको यूज करके हम दिखाएं कि हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। तो सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, ऑन और फंक्शन हमारा क्या है कि fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x है। ठीक है, फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, हम जो है x1 और x2 रियल नंबर ले दो, ऐसा रियल नंबर ले जिसमें कि x1 ग्रेटर देन x2। ठीक है, इफ x1 ग्रेटर देन x2, तो x1 ग्रेटर देन x2 हो तो दिस इंप्लाई दैट अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं। बाई प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी अगर किसी स्केलर से हम इनइक्वालिटी में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रेटर देन का इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन इक्वालिटी। क्लियर। अब क्या करना है, e के पावर रेस करें तो e के पावर 2x1 और e के पावर 2x2। अब इनइक्वालिटी देखें क्या होगा, ग्रेटर होगा कि लेस होगा। अब इसके लिए थोड़ा यहाँ देखें, e का वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होता है, e का वैल्यू कितना होता है 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और 2x1 का वैल्यू जो है 2x2 से क्या है, ज़्यादा है। अभी हम देख रहे हैं 2x1 ग्रेटर देन 2x2 है और e का वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होता है। तो इसका जो पावर होगा e टू द पावर 2x1 वो e टू द पावर 2x2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो e2x1 ग्रेटर देन e2x2। ठीक है, अब e2x1 है क्या, e2x1 अगर x को x1 से रिप्लेस करें तो fx1 2x1 और x को x2 से रिप्लेस करें तो e टू द पावर 2x2। तो इस कंडीशन में fx1 ग्रेटर देन fx2। ठीक है, तो अभी हमने जो है डेफिनेशन में आपको बताया इंक्रीजिंग फंक्शन के डेफिनेशन में कि x1 ग्रेटर देन x2 हो और मिल जाए हमको कि fx1 ग्रेटर देन fx2, तो फंक्शन हमारा जो है क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे बायोलॉजिकली हम प्रूफ कर लेंगे कि हमारा कोई फंक्शन जो है क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
है कि नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए एक फंक्शन ऐसा ले जिसमें हम ये प्रूव करें कि जो गिवन फंक्शन है वो हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन ऐसा ले जो कि डिक्रीजिंग हो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू -2x+7 ले रहे हैं। ठीक है, और क्या प्रूव करें इसको कि डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कोई फंक्शन हमारा जो है डिफाइन है, क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन हो गया कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -2x+7 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x+7। ठीक है, फंक्शन किस में डिफाइन है, रियल नंबर पे डिफाइन है। तो रियल नंबर का जो है कोई दो वैल्यू ले लें, x1 x2 बिलोंग्स टू R। ऐसा x1 x2 लें कि x1 ग्रेटर देन x2, x1 क्या हो, ग्रेटर देन x2। अब देखें कि इफ x1 ग्रेटर देन x2 हो, अगर -2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि -2x है, यहाँ पे क्या है, -2x है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमने इनइक्वलिटी के प्रॉपर्टी में, इनइक्वलिटी चैप्टर में जो है हमने बताया है आपको कि 11th में आप लोग पढ़े हैं कि इनइक्वलिटी में हमने जो है -2 माइनस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हमारा लेस ग्रेटर देन था तो क्या हो जाएगा, आपका लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है अगर कोई सेम स्केलर इनइक्वलिटी में जोड़ते हैं तो इनइक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्लास 11th के इनइक्वलिटी में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। 11th का चैप्टर इनइक्वलिटी में हमने भी आपका जो है हमने भी आपको बताया है, वीडियो उसका अपलोडेड है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं कि इनइक्वलिटी में अगर जो है हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, और उसको सेम क्वांटिटी को सम करें तो इनइक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से मिल गया। अब देखिए -2x1+7, अगर यहाँ पे x को x1 से रिप्लेस करें तो -2x1+7, अगर x को x2 से रिप्लेस करें तो -2x2+7, तो ये हमारा क्या मिल गया, fx1 लेस देन fx2। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के डेफिनेशन में आपको बताया हमने कि x को अगर इंक्रीज करें y का वैल्यू डिक्रीज हो, दैट मीन्स अपोजिट, x1 ज्यादा हो x2 से तो fx1 लेस देन fx2 हो तो उस कंडीशन में डिक्रीजिंग होगा, या x1 लेस देन x2 हो तो fx1 ग्रेटर देन fx2 मिल जाए तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। चूंकि इक्वल नहीं है तो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर देंगे, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। क्लियर, नोट कर लें, हेंस प्रूव। तो प्रूव करना था कि हमारा फंक्शन जो है -2x+7 हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर, तो इस तरह से बायोलॉजिकली हम किसी फंक्शन को देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। ग्राफ हो तो ग्राफ से इजी वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए, चूंकि हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, अभी तक हम लोगों ने जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज नहीं किया। तो अब देखें कि किसी फंक्शन को जो है हमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना हो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से उसको कैसे जो है दिखाएं कि हमारा फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। तो चलिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या है, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले जो है इंक्रीजिंग फंक्शन में लेते हैं। ठीक है, कि ग्राफ से भी हम कैसे जो है किसी फंक्शन को देख करके बता दें कि हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो चलिए हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है y = sin x, और ये डिफाइन है ऑन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, y = sin x का ग्राफ जो है किस इंटरवल में, 0 से π/2 के बीच में। तो ये हमारा जो है हो गया ग्राफ 0 से π/2 sin x का ग्राफ। ठीक है, तो अगर जो है इस तरह से ग्राफ गिवन हो y = sin x, किसी भी कर्व का, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर गिवन हो और उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाए, क्या कौन सा एंगल बनाए, एक्यूट एंगल, तो उस कंडीशन में हमारा जो कर्व है, जो फंक्शन है, उस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके कॉन्सेप्ट को समझें।
चूंकि हम टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल है, तो हम जानते हैं कि dy अपन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। थीटा हमारा क्या है, एक्यूट है। थीटा क्या है, एक्यूट है। इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा थीटा क्या है, एक्यूट है। एक्यूट एंगल मीन्स 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स dy अपन डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। dy अपन डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अगर जो है हमारा फंक्शन का ग्राफ गिवन हो और उस फंक्शन के ग्राफ पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करे वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाता हो, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है। और जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो देखिए कॉन्सेप्ट, जब हमारा एक्यूट एंगल बन गया तो dy अपन डी एक्स क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0। यही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम जो है किसी भी फंक्शन को चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए कि y इक्वल टू साइन एक्स हमारा फंक्शन था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हमें चेक करना है। ग्राफ से तो हो गया कि एक्यूट एंगल बनेगा तो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों होगा, इसके लिए भी मिल गया कि dy अपन डी एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन अगर y इक्वल टू साइन एक्स इंटरवल 0 to π/2 में डिफाइन है और इसे इम्प्रूव करना है कि इस इंटरवल में हमारा इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो इसके लिए dy अपन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो dy अपन डी एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। साइन एक्स का क्या हो गया, cos x। अब इस इंटरवल में 0 to π/2 के इंटरवल में हम देखेंगे कि dy अपन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है। तो cos x का वैल्यू 0 to π/2 के बीच में पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारा क्या मिल गया, dy अपन डी एक्स ग्रेटर देन 0। तो जब हमारा dy अपन डी एक्स ग्रेटर देन 0 उस इंटरवल में मिल गया, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स है उस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, क्लियर कि कोई भी अगर फंक्शन हमारा गिवन हो तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, और dy अपन डी एक्स का वैल्यू अगर उस इंटरवल में पॉजिटिव होता है तो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब जो है चलिए नेक्स्ट और ग्राफ लेते हैं, स्टैंडर्ड ग्राफ y इक्वल टू e टू द पावर x। e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे आता है, ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखने से ही पता चल रहा है कि जैसे जैसे x को इंक्रीज लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब x से x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन को हम ये भी अभी बताएं कि जब किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करे एक्यूट एंगल बने, कौन सा एंगल बने, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जिसका मेजर वैल्यू जो है 90 से कम हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। दो कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट यह है कि जब एक्यूट एंगल है तो dy अपन डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। dy अपन डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो dy अपन डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, उसका में भी कंडीशन हमारा क्या होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन y होगा। क्लियर। तो किसी फंक्शन y जो हमारा फंक्शन है उसका इंक्रीजिंग होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर हमारा फंक्शन का ग्राफ पता हो, ठीक, अगर उसके किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करें, एक्यूट एंगल मिले, दैट मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। अगर dy अपन डी एक्स ग्रेटर देन 0 मिले तो हमारा मतलब क्या है कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग चेक करते हैं। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अब एक और एक्सटेंडर फंक्शन ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम का कोई वैल्यू ले ले, सी का वैल्यू ले ले कोई, तो एक्स प्लस मान लीजिए 7 ही है, तो इस तरह से ग्राफ उसका होगा। यह भी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों, क्योंकि लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो वो स्वयं लाइन ही होगा, और वो लाइन जो है एक्यूट एंगल बना रहा है, तो एक्यूट एंगल बनाएगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, dy पर डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर, क्लियर। अब देखें यहां से भी हमने बताया आपको कैसे यूज करेंगे, dy पर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे और उस इंटरवल में उसका वैल्यू देखेंगे कि हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव मीन्स dy पर डी एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है। अगर मिल रहा है तो हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, नोट कर लें। अब चले डिक्रीजिंग फंक्शन के कंसेप्ट देखें। डिक्रीजिंग फंक्शन जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कैसे चेक होगा कि यह डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में जब हम ग्राफ अगर हमें पता हो, किसी फंक्शन का ग्राफ पता हो और उस ग्राफ के कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें और कौन सा बने एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बने, इसमें एक्यूट एंगल और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ऑब्ट्यूस एंगल बने। जैसे मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन है स्टैंडर्ड y इक्वल टू cos x
और x जो है हमारा इंटरवल 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, अब y इक्वल टू cos x का ग्राफ स्टैंडर्ड है, हम लोग जानते हैं इस तरह से मिलता है, ये थीटा इक्वल टू 0 पे, ये थीटा इक्वल टू π/2 पे। ठीक है, अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखकर भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे x को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे x को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ था, फिर यहाँ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा, इसे यहाँ ऐसे कम होता चल रहा है। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहे हैं y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारा जो फंक्शन क्या है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज कि अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें और एक्स एक्सिस से जो एंगल बने वो कौन सा एंगल बने, ऑब्ट्यूज एंगल बने, तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। दूसरा तीसरा चीज, जब ऑब्ट्यूज एंगल बने तो dy/dx इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा tan थीटा होगा उसका वैल्यू अगर हमारा ग्रेटर देन 0 मिले, ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हमारा क्या है कि tan थीटा का वैल्यू जो है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो जब माइनस होगा दैट मीन्स dy/dx लेस देन 0। तो जब dy/dx लेस देन 0 होगा तो उस समय फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। डिक्रीजिंग के लिए 3 कंडीशन, क्या क्या, कि कर्व अगर पता है तो उसको देख करके ही पता चल रहा है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, तो बायोलॉजिकली हमने बता दिया कि हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें, अगर उससे जो है x एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। थर्ड कंसेप्ट कि अगर जो है dy/dx फाइंड आउट करें और उस इंटरवल में लेस देन 0 हो तो उस कंडीशन में भी हमारा फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। चलिए इस फंक्शन को ही चेक करें कि इस इंटरवल में हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है। तो देखें डिक्रीजिंग तो है ही, लेकिन करके देखें, सेटिस्फाई कराएं इसको। तो dy/dx फाइंड आउट करें, dy/dx क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अब dy/dx का वैल्यू जो है किस पे, इंटरवल पे 0 to π/2। अब 0 to π/2 के बीच में साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और निगेटिव पहले से है दैट मीन्स निगेटिव इनटू पॉजिटिव निगेटिव। अब dy/dx निगेटिव मीन्स लेस देन 0। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया कि 0 to π/2 y इक्वल टू cos x जो हमारा फंक्शन है गिवन है 0 to π/2 में डिफाइंड है, तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, नोट कर ले। तो इस तरह से जो है हम किसी फंक्शन को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चेक हो जाता है। ठीक है, अब जो है इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, 3 वर्ड है। ठीक है, और तीनों वर्ड में हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का सेम कॉन्सेप्ट होता है और नॉट डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। नॉट डिक्रीजिंग मीन्स वो डिक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी इंटरवल में कांस्टेंट वैल्यू उसका हो सकता है। किसी इंटरवल में इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज करेगा, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिक्रीजिंग। मान लीजिए इस तरह से फंक्शन का कोई ग्राफ गिवन है, तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहां से इंक्रीजिंग है, यहां से इंक्रीजिंग है, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मीन्स वो लगातार हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, तो उस इंटरवल तक हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर। अब चलिए बाय एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चंस देखें कि क्वेश्चंस को यूज कैसे करें। क्वेश्चंस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके कैसे डिफाइन करें कि हमारा गिवन फंक्शन जो है किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इंटरवल्स in which the function given by
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x अब प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि अगर कोई एफ एक्स हमारा फंक्शन जो है डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ठीक, तो फाइंड आउट करना है कि वो किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है आपका 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 7। ठीक है, एफ एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy/dx दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। सेम चीज, तो क्या हो गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, यहां से 6 कॉमन ले लें अगर तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ठीक है, अब इसका फैक्टर फाइंड आउट करें तो क्या होगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। यहाँ से फैक्टर निकल जाएगा x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ से हो गया 6x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो dy/dx। अब हमें इंटरवल जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो उस कंडीशन में हमें जो है इंटरवल फाइंड आउट करना है। हमने ले लिया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब जब एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है दैट मीन्स dy/dx क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0। तो 6x प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल गया आपका x प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्लियर, देख लें क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एफ एक्स आपका गिवन है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। हमें वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो हमने एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। हमने अभी आपको बताया कि dy/dx जो है लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग होगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दैट मीन्स dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा। तो उससे मिल गया कि x प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। नोट कर लें ताकि आगे बढ़े हम। अब ये मिल गया। अब चलिए अब यहां देखें कि x प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब दो लीनियर प्रोडक्ट है, दोनों लीनियर प्रोडक्ट का दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है और दोनों लीनियर फैक्टर जो है का प्रोडक्ट 0 से ज्यादा है, 0 से अधिक है ना। ठीक है, 0 से अधिक मतलब पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। कब होगा, तो केस फर्स्ट आपका होगा कि ये जो है वेरीफाई करेगा कब, जब या तो x प्लस 2 भी 0 से ज्यादा हो और x माइनस 3 भी 0 से ज्यादा हो, दोनों जो है पॉजिटिव हो तभी उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। क्लियर, तो इससे हमको मिल गया कि x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 3। अब एक कंडीशन और होगा इसमें कि क्या होगा कि x प्लस 2 0 से कम हो मतलब निगेटिव हो और x माइनस 3 भी निगेटिव हो, तो निगेटिव और निगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन दो केस होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा। तो इससे मिल गया लेस देन -2 एंड x इज लेस देन 3। ठीक है, अब देखिए अब एक नंबर लाइन ड्रा करें, कौन कौन सा पॉइंट है आपका, -2 और 3। ठीक है, इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
नंबर लाइन ड्रा करें -2 से 3। अब -2 से कम वैल्यू ले, -2 से कम वैल्यू ले, f डैश एक्स कितना मिला था आपका dy अपॉन dx 6x - 2 x + 2 x - 3 यही मिला था ना। ठीक है, अब जो है x + 2 x - 3, अब देखें यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे दोनों कंडीशन को वेरीफाई करें, इस दोनों कंडीशन से एक कॉमन निकालें। अब कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन -2, ये हो गया आपका। फिर x इज ग्रेटर देन 3 कॉमन हो गया ये, तो यहां से मिल गया दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू 3 to infinity। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या मिल गया, x लेस देन -2 और x लेस देन 3, तो ये मिल गया -2 से -∞ to -2। ठीक है, अब दोनों को मिला दें, सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। अब दोनों को मिला दें एक साथ, x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 3 to infinity। क्लियर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो किस इंटरवल में होगा, उस इंटरवल को फाइंड आउट करना था। तो ये मिल गया आपका कि x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 3 इन्फिनिटी में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, नोट कर ले। अब सेकेंड आपका है कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखें, उसके लिए जो है अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि fx और dy अपॉन dx का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया था, dy अपॉन dx का 6x + 2 x - 3, यही फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब चूंकि हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स क्या हो जाएगा कि ये 6x + 2 x - 3 लेस देन 0, यही होता है dy अपॉन dx लेस देन 0। ठीक है, तो इससे मिल गया आपका x + 2 x - 3 लेस देन 0। तो ये लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। दैट मीन्स एक हमारा जो है निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो उसका प्रोडक्ट जो है निगेटिव होगा। निगेटिव मीन्स लेस देन 0। तो क्या हो गया आपका कि x + t, दिस इंप्लाई दैट x + 2 ग्रेटर देन 0 एंड x - 3 लेस देन 0। तो यहाँ से मिल गया x ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन 3। तो इन दोनों से दिस इंप्लाइड दैट -2 लेस देन x लेस देन 3। क्लियर। क्या हो गया आपका x बिलोंग्स टू -2। तो जब हमारा जो है फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसका इंटरवल हो गया कि x बिलोंग्स टू -2 3। दैट मीन्स कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा जब हमारा फंक्शन क्या होगा, इंटरवल होगा -2 3। तो -2 3 में हमारा फंक्शन डिक्रीज होगा कि fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू -2 3। क्लियर, हैंस क्लियर। नोट कर ले। तो इस तरह से जो है इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है और नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। ठीक है, लॉजिकली हमने देखा, बाय ग्राफ देखा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके हमने देखा कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डिक्रीजिंग इंक्रीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।